जीवन में कैसी भी विकट और विषम परिस्थिति हो, कैसा भी निर्णय लेने में कभी संकोच मत करो। देखो, जीवन में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में आपका सीईटी एग्ज़ाम हुआ था। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्कोर कुछ 2, 4, 5, 7 नंबर कम रह गए, क्योंकि जर्नल को 50%, बाकी कैटेगरी को 40%। तो कुछ एक ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 38 रह गए, 37 रह गए, किसी के हो सकता है जर्नल में 50 की बजाय 45, 47 भी रह गए। तो अब वो सोच रहे हैं कि संभवतः हमारे कुछ नंबर बढ़ें, ताकि कुछ एक ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें हम मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। तो मैंने ये थंबनेल बनाया है कि सीईटी स्कोर में 40+ और 45+। तो ये आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि आपकी 4 शिफ्ट में आपका सीईटी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कोई क्वेश्चन कठिन सरल नहीं होता है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारी तैयारी कितनी है। यदि हमारा बेस अच्छा नहीं है तो नॉर्मल सा क्वेश्चन भी हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, और यदि हमने अच्छा प्रयास किया है, हमारा बेसिक क्लियर है, तो फिर संभवतः कुछ एक क्वेश्चन कठिन के बजाय लेंथी होते हैं, कि अकॉर्डिंग जो टाइम डिसाइड होता है, जो बाउंडेशन होती है कि भी इतने समय में हमें ये एग्जाम करना है, तो थोड़ा सा लेंथी होता है, तो कुछ एक क्वेश्चन छूट जाते हैं या जल्दबाजी में गलत होते हैं। कोई एक आध नॉर्मल भी गलत होता है, कुछ क्वेश्चन ब्लैकन करने में भी गलत होते हैं, कुछ आते आते भी गलत होते हैं, कुछ हमारा वहाँ पढ़ने में भी गलत होता है, कई बार कन्फ्यूजन भी होता है। तो कई चीज़ें मेन। तो पहली शिफ्ट और जो फोर्थ जो शिफ्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन लेंथ है, इसलिए इनको थोड़ा सा बुद्धिजीवियों ने थोड़ा सा हार्ड बताया है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड आसान बताते हैं, थर्ड ज़्यादा आसान बताते हैं। बाकी मैंने पहले आपको बताया था कि पेपर, जब किसी और का पेपर बाहर देखते हैं तो वो बड़ा आसान लगता है, जब हम एग्जाम देते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो दिमाग का हिस्सा है वो 1/3 कम काम करेगा, 2/3 ज़्यादा काम करता है। ठीक है, क्योंकि बाहर तो हम आसानी से, क्योंकि बाहर तो कोई डर ही नहीं है, और जब डर नहीं होता है तो कोई चीज़ आसान होती है। और जब अंदर डर होता है कि हमें स्कोर करना है, हमें 10 गुना में आना है, ठीक है, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, कहीं पेपर कठिन ना आ जाए। कई बार दो ऑप्शन छट जाते हैं, बाकी जो 2 ऑप्शन बचते हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है। कई बार हमारी प्रज्ञा इंद्री, सिक्स सेंस बोलती है, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं, दूसरा कन्फ्यूजन में दूसरा आंसर करते हैं। तो इस तरह की 5-4 क्वेश्चन सभी को का गलत। अब जैसे आप किसी भी साथी से बात करेंगे तो हर बच्चा यही कहेगा कि मैं 2 क्वेश्चन मेरे आते आते गलत हो गए, 2 मैंने काट के गलत कर दिए, 4-5 मेरी गलती हो गई, मैं 5-7 और ले सकता था। इस तरह की तो बातें चलती रहती है एग्जाम में, क्योंकि ये तो कंपटीशन है, और कंपटीशन हो गया तो कभी भी सरल नहीं होता। कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा होता है, और प्रतिस्पर्धा कभी भी किसी भी कंडीशन में आसान नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं कि एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो दूसरी और जो तीसरी शिफ्ट है, जैसे मान लीजिए जर्नल जो है, जर्नल में चाहिए 50 सभी में, ऑल ओवर चारों शिफ्ट में। और ओबीसी की बात कर लेता हूँ मैं, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, इसमें चाहिए 40 नंबर। ठीक है, एससी, ओबीसी, एससी, इसमें चाहिए 40। अब बाय द वे ऐसा हो गया कि जर्नल में किसी के 51 या 52 नंबर है, यहाँ किसी के 40, 42, 43, 45 नंबर है। तो अब चूंकि इस तरह का भ्रम फैलाया गया है, कई बार आप भी भ्रमित होते हो। ठीक है, हम भी ऐसा सोचते थे कि भाई अब ये दोनों शिफ्ट है, ये थोड़ी सी क्लिष्ट है, कठिन है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो यहाँ तो प्रत्येक को 5-5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन इनको 5 दिए जाएंगे तो इनके 5 काट लिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह की बातें भी चलती हैं। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो HSSC के नॉर्मलाइजेशन के अनुसार वो ऐसा है कि आपका जो है एवरेज स्कोर निकालने के बाद सभी को बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे एवरेज स्कोर 70 आ गया, यहाँ तीसरे में 65 आ गया, यहाँ भी 65 आ गया।
ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए 60 आ गया। तो ऐसे ऐसे जैसे क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल है ना, कि मैं ये एवरेज स्कोर नहीं निकाला मैंने, ये फॉर एग्जाम्पल है, ये एवरेज स्कोर बना है। तो इसको एडजस्टमेंट समायोजित कैसे किया जाता है कि सभी को 70 के बराबर कर दिया जाता है। इस शिफ्ट में 5 नंबर दे देंगे, ठीक है, इस शिफ्ट में 5 दे देंगे, और इसको 70 करने के लिए शिफ्ट में 10 नंबर दे देंगे। तो जहाँ तक इन पेपरों के लेवल की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, इनका यदि मैं कहूँ तो जो मैंने अध्ययन किया है कि भाई किस स्तर के ये पेपर है, क्योंकि कठिन और सरल तो पार्टिकुलर 1 2 4 क्वेश्चन होते हैं। पूरा ऑल ओवर 100 नंबर की जब बात करते हैं तो स्तर होता है भाई, ये मॉडरेट है, ये इजी है, ये या डिफ़िकल्ट है, तो ये स्तर होता है। तो जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं तो कम से कम हम बात करते हैं तो यहाँ पहली शिफ्ट में आपके 5 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ आपके हो सकता है 5 की बजाय 6 भी बढ़ जाए, और यहाँ एज इट इज जो आपका स्कोर रहेगा वो एज इट इज आपका स्कोर रहेगा। क्योंकि यदि आपके 52 नंबर है तो ये नहीं कि 5 कट के यहाँ 47 रह जाएंगे, एक तो ये भरम दिमाग से निकालो। यहाँ यदि आपके 43 हैं तो ये नहीं कि यहाँ 5 बढ़े हैं या 6 बढ़े हैं या 4 बढ़े तो यहाँ आपके वो लेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑल ओवर टोटल जो बड़ा स्कोर होता है उसके बराबर कर दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन में। तो मैंने लिखा है कि भाई 45 प्लस वाला मेन एग्जाम की तैयारी करेगा, 40 प्लस वाला, तो 40 की बात करूँ तो मैं ये कैटेगरी है, ये जर्नल है। ये इसलिए कहता हूँ कि यदि ये स्कोर आपका पहली और चौथी शिफ्ट में बनता है तो जाहिर मैं समझ सकता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रायिकता कह सकता हूँ मैं कि 5 नंबर इस और इस शिफ्ट में 5 नंबर यदि बढ़ते हैं तो 40 वाला 45 हो जाएगा, 45 वाला 50 हो जाएगा जनरल में, ठीक है। तो वो बिल्कुल क्वालिफाई होंगे। तो क्वालिफाई होंगे तो अब कौन सी भर्तियों में उनको फ़ायदा होने वाला है, तो उनको जो फ़ायदा होने वाला है वो एक तो आपका हरियाणा पुलिस में तो लगभग मैं मानता हूं कि ये क्वालिफाई ही आपका पीएसटी पीएमटी में आपकी कॉलिंग होगी। ये अलग बात है कि ज़्यादा बच्चे यदि पीएसटी पीएमटी क्वालिफाई करते हैं तो एग्ज़ाम संभवतः 10 गुना का हो तो हो सकता है ऊपर नंबर, जिसके ऊपर नंबर हैं बच्चे के, उन 10 गुना को वो सेलेक्ट करके और उनको मेन एग्जाम में बैठने की इजाज़त देंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं तो टेक्निकल की जितनी भी भर्तियां हैं लगभग 10 गुना में MPHW हो या जेई हो या फिर एलएम हो, क्योंकि एक तो पहले से ऑलरेडी वहाँ सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं और अब और भी सीटें वैकेंट हो गई हैं, ठीक है। तो पहले से या वो जो पहले जो 20 ग्रुप का एक एग्ज़ाम हुआ था लगभग फरवरी में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय 4 गुना बच्चे नहीं थे, 3 गुना बच्चे थे। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ 3 गुना बच्चे थे। तो टेक्निकल हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, कंडक्टर ड्राइवर हो गया, तो इस तरह के ये 3-4 ऐसे विभाग हैं कि जो क्वालिफाई बच्चा है तो वो आशा कर सकता है। बाकी हमें प्रयास तो करना ही है, क्योंकि हमारे पास जो विकल्प है, जो मार्ग है, वो केवल यही मार्ग है कि हमें प्रयास तो करना ही करना है। और ये प्रयास क्या करना है कि हमें डी ग्रुप का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें सबसे जो मेन बात है कि डी ग्रुप की 10-12 हज़ार वैकेंसीज आएंगी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि डी ग्रुप का सीईटी पहले होगा, क्योंकि उन्होंने तो अखबार की जो लाइन थी आपने देखी होगी कि अगस्त और सितंबर में आपका सी और डी ग्रुप की भर्तियां होंगी। तो जाहिर सी बात है पहले तो डी ग्रुप की होंगी, क्योंकि वो अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है कि डी ग्रुप में जो बच्चा नौकरी लगना चाहता है वो पोर्टल के माध्यम से यस करेगा, ठीक है। उसके बाद वो सी ग्रुप के मेन एग्जाम में वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टॉप स्कोरर बच्चे जब डी ग्रुप में जाएंगे तो क्वालिफाई होने वाले जो बच्चे हैं पहली और चौथी शिफ्ट में, जिसके 5 नंबर भी कम रहते हैं, तो संभवतः नॉर्मलाइजेशन में उनको क्वालिफाई होंगे वो। और क्वालिफाई होने के बाद आपकी जो हरियाणा पुलिस है वो क्वालिफाई को ही कंसिडर करेगी और टेक्निकल वालों को भी। तो चूँकि सी और डी ग्रुप के हम तैयारी लगभग मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 8 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास है, सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राम राम, धन्यवाद, थैंक्स।